वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौर ऐसे थे जब बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, शत्रुता हो या रिसर्च हो। ये एक ऐसा दौर था जब लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि ये 1400 ग्राम का जो मस्तिष्क उसने बनाकर भेजा है, आखिर ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। क्यों ऐसा होता है कि बहुत से लोग विपरीत परिस्थितियों में हार मान लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में निखर कर सामने आते हैं। तो काफी सारे रिसर्च होते रहे। जब साल 1904 आया तो एक मनोवैज्ञानिक थे। उन मनोवैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने काफी सारे प्रयोग किए। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन को ये प्रयोग करने के लिए आकर्षित भी किया। उन्होंने बार बार ये देखा कि एक जैसी परिस्थितियों में कई सारे लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। व्यक्ति ए का व्यवहार परिस्थिति विशेष में अलग है, तो उसी परिस्थिति में व्यक्ति बी है, उसको रखा जाए तो वो भी पूरी तरह अलग व्यवहार करता है। स्पीयरमैन को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी और इन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। उस समय तक यह माना जाता था कि मानव की जो बुद्धि है, उस बुद्धि का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो स्मृति से संबंधित है। यानी अगर कोई व्यक्ति चीजों को लंबे समय तक याद रख सकता है तो उसे बुद्धिमान माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति रट लेता था तो उसे भी यह माना जाता था कि यह बड़ा योग्य है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपने इस सिद्धांत की रचना की और उसके सिद्धांत को बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। स्पीयरमैन ने जब बहुत गहराई से रिसर्च किया तो इसने देखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी लोगों में सामान्य हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो सभी लोगों में बिल्कुल सामान्य हैं। सभी लोगों में सामान्य होने का मतलब कि सामान्यतः सामान्य है, बहुत सारे लोगों में वो गुण पाए जाते हैं। लेकिन इसने ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कुछ विशेष गुण हैं। स्पीयरमैन इन चीजों से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने अपना सिद्धांत दिया द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन उसमें कहता है कि दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जनरल यानी जी और एक होता है एस यानी स्पेशल। स्पीयरमैन बिल्कुल साफ बात करता है और बताता है कि जनरल फैक्टर वो हैं जो सब लोगों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जबकि स्पेशल फैक्टर वो हैं जो बहुत कम लोगों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इसने बताया कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से होती है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर जनरल फैक्टर है, सभी में पाया जा सकता है, सामान्यतः पाया जाता है। एस फैक्टर विशेष है। अब यहां इस एस फैक्टर को आप समझ लीजिए। एस फैक्टर का मतलब है कुछ लोगों में गणितीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड उनमें है, तो ये एक तरीके से एस फैक्टर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भाषाओं पर बहुत कमांड है, तो स्पीयरमैन की इस थियरी के अनुसार ये भाषाओं पर कमांड, ये उसका एस फैक्टर है। इस रोचक और मजेदार सिद्धांत की काफी सारी आलोचनाएं भी हुई। वो इसलिए हुई है कि चार्ल्स स्पीयरमैन अपने सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। स्पीयरमैन ये भी नहीं बता पाए कि किन तत्वों को हम जी माने यानी सामान्य माने और किन तत्वों को हम एस माने। उदाहरण के लिए महिलाएं हैं, जहां तक भाषा का संबंध है तो महिलाएं भाषाओं में काफी तेज होती है, प्रवीण होती है सामान्यतः, जबकि पुरुष नहीं होते सामान्यतः। तो क्या भाषा को जनरल फैक्टर महिलाओं के संदर्भ में माना जाए और पुरुष के संदर्भ में इसको स्पेशल फैक्टर माना जाए? स्पीयरमैन इन सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। बहरहाल चार्ल्स स्पीयरमैन का यह सिद्धांत काफी लोकप्रिय रहा और निरंतर आगे बढ़ा। इस सिद्धांत ने दो बड़े काम किए। पहला काम यह किया कि उस समय के मनोवैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बुद्धि किन तत्वों से मिलकर बनी है। कई सारे रिसर्च होने लगे। ओहियो यूनिवर्सिटी के अंदर जो जापान में है वहां रिसर्च होने शुरू हुए, अमेरिका में रिसर्च होने शुरू हुए, ग्रेट ब्रिटेन में काफी सारे लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज ने इन चीजों को प्रमोट करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा फायदा था कि स्पीयरमैन के इस रिसर्च, इस द्विकारक सिद्धांत की वजह से अन्य मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस चीज की ओर खींचा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इस स्पीयरमैन के सिद्धांत का प्रभाव था वो ये था कि चार्ल्स स्पीयरमैन वो पहला आदमी है जिसने ये बताने की कोशिश की कि बुद्धि का अर्थ स्मृति नहीं। ये स्पष्ट कहते हैं कि एक जनरल फैक्टर है, दूसरा स्पेशल फैक्टर है, मतलब एक से ज्यादा तत्व इस बुद्धि के अंदर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों के लिए इन्होंने एक रास्ता खोल दिया। इन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़े एक और मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था थर्स्टन। अब थर्स्टन ने क्या कहा वो भी बड़ा मजेदार है। थर्स्टन कहते हैं कि जहां तक बुद्धि का संबंध है तो कई ऐसी योग्यताएं हैं जिनकी संख्या उन्होंने 7 बताई है।
उन्होंने कहा कि 7 अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं और ये क्षमताएं आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये बुद्धि की रचना करती है। थर्स्टन ये नहीं बता पाए कि इसमें किस तत्व का अनुपात कितना हो तब व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाए। इस वजह से इस सिद्धांत की काफी आलोचना हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक तत्व दिया स्मृति। अब ये कहते हैं कि कुशलता पूर्वक कम समय में परिशुद्धता के साथ सटीकता के साथ यदि कोई व्यक्ति चीजों को याद रख सकता है और समय आने पर रिकॉल कर सकता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में बुद्धि है। हालांकि इनकी नजर में स्मृति बुद्धि का सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि स्मृति को कितना वेटेज इन 7 पार्ट में दिया जाए। आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने जो 7 तत्वों का सिद्धांत दिया है, जिसे आप सप्तकारक सिद्धांत भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि उन 7 तत्वों का पारस्परिक अनुपात क्या है। तो अब हम इनके सिद्धांत पर गौर से देखते हैं। इन्होंने बताया कि 7 अलग अलग कारक हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं, और ये 7 कारक 7 क्षमताएं जब मिल जाती है तो सम्मिलित रूप से जिस चीज की रचना करती है उसे हम सामान्य भाषा के अंदर बुद्धि कहते हैं। अब इनके अनुसार जो पहला तत्व था वो था शब्द प्रवाह क्षमता। थर्स्टन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बोलने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अब थर्स्टन बड़ी आसानी से बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि मैं जो 7 तत्व बताने जा रहा हूं सभी लोगों में समान रूप से पाए जाएं ये जरूरी नहीं है। किसी में कोई एक तत्व ज्यादा हो सकता है तो किसी में कोई दूसरा तत्व ज्यादा हो सकता है। हो सकता है किसी में कोई एक तत्व बेहद कमजोर हो तो दूसरा तत्व उसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इन चीजों का स्पष्टीकरण भी थर्स्टन नहीं दे पाए। अब देखते हैं कि जो पहली चीज ये बताते हैं कि शब्द प्रवाह क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों को तेजी से बोलना, तेजी से उनके अर्थ को समझना, उनके भाव को समझना और उन अर्थ और भावों को समझने के बाद अपना निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि क्या कहा गया है, क्या किया जाना है, ये कहलाती है शब्द प्रवाह क्षमता। हालांकि इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं कि इस शब्द प्रवाह क्षमता जिस तत्व की बात थर्स्टन कर रहे हैं इसका अनुपात क्या हो, ऐसा कौन सा पैमाना है जो इस शब्द प्रवाह क्षमता को मापेगा। थर्स्टन इसका भी जवाब नहीं दे पाए। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि शब्द प्रवाह क्षमता को मापने का कोई पैमाना है भी या नहीं। उन्होंने इसे सामान्य समझ की चीज मान लिया। उन्होंने इसका कोई पैमाना ही विकसित नहीं किया। उनका यह मानना था कि हाँ, सामान्यतः अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह बोलता है, अच्छी तरह शब्दों को समझ लेता है, अर्थ समझ लेता है, दिए गए मैसेज को पढ़ता है, समझ लेता है और उसके अनुरूप काम कर लेता है, मतलब उसमें शब्द प्रवाह क्षमता है। लेकिन यह साइंटिफिक तरीका नहीं था। यही वजह है कि थर्स्टन की बाद में कई सारी आलोचनाएं हुई और कुछ आलोचनाएं तो इतनी ज्यादा कड़ी थी कि उनका वर्णन शब्दों से बाहर है। हम समय आने पर जब आगे के सिद्धांत देखेंगे तो उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। अब थर्स्टन जो दूसरा तत्व बताते हैं वो ये बताते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति शब्द सुने तो उस शब्द के अर्थ और भावों को समझे। अब आप देखिए कि शब्द प्रवाह क्षमता और शाब्दिक अर्थ क्षमता ये दोनों आपस में कोई ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। थर्स्टन ये भी नहीं बता पाए कि इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, क्योंकि शब्द प्रवाह क्षमता जो है इसमें उन्होंने कहा कि शब्दों को तेजी से प्रयोग करने की क्षमता। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति बाय नेचर ऐसा है जो बहुत धीमी गति से बोलता है तो थर्स्टन के अनुसार उस व्यक्ति की शब्द प्रवाह क्षमता कमजोर होगी, जबकि हम जानते हैं कि यह सत्य नहीं है। हर व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। उसके बोलने का नजरिया उसकी संस्कृति से प्रभावित होता है, उसके परिवेश से और उसकी शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होता है। तो ऐसे में इसे हम एक सटीक पैमाना नहीं मान सकते। तो आप देखिए शब्द प्रवाह क्षमता पहला तत्व और फिर दूसरा वो कहते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्षमता। तीसरी चीज जिस पर ये ध्यान देते हैं वो कहते हैं कि स्थानिक क्षमता भी किसी व्यक्ति की बुद्धि में होनी चाहिए, यानी वस्तुओं के स्थान के बारे में और उनके परिचालन के बारे में। यानी थर्स्टन के अनुसार मानव बुद्धि का ये जो पक्ष है, ये जो पार्ट है, ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान विशेष, आप इसे एक तरीके से ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी मान सकते हैं, यानी भौगोलिक आप कह सकते हैं, उसे किसी चीज की ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी हो और वो उस जानकारी को याद भी रख सके। ये जो क्षमता होती है स्थानिक क्षमता, ये ड्राइवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक बार रूट देख लेते हैं तो उसके बाद उसके अनुरूप चलते हैं। अगला तत्व इन्होंने बताया
अवधारणात्मक गति। और इसमें ये बताते हैं कि हर उद्दीपक का जल्दी लेकिन सक्रियता से विवरण देखने की क्षमता। थर्स्टन को ये चीज ऐसी महसूस हुई, उन्होंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति विभिन्न तरह के उद्दीपनों को तेज गति के साथ देखता है, ग्रहण करता है, समझ लेता है और उनके अर्थ निकाल लेता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की बुद्धि काम कर रही है। अब आपको फिर यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होगा कि फिर इसमें और वो शाब्दिक अर्थ क्षमता में फर्क क्या है। शाब्दिक अर्थ क्षमता सिर्फ भाषा से संबंधित है, जबकि यहाँ भाषा और गैर भाषाई दोनों तरह के उद्दीपन शामिल हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज इन्होंने कही वो है आंकिक क्षमता। यानी ये कहते हैं कि बुद्धि का एक पार्ट ये भी है कि यदि आपको कुछ अंक गणितीय क्षमता का जहां तक सवाल है, अंक गणितीय कैलकुलेशन है, कुछ चाहे वो गिनती हो, किसी चीज की काउंटिंग हो, छोटे मोटे जोड़ बाकी गुणा भाग हो, इनके अंदर भी पारंगत होना पड़ेगा। आपको इन जो गणितीय जो धारणाएं हैं, या आप कह लीजिए कि जो अंक गणित से संबंधित दूरी, स्थान, भार, वजन इत्यादि हैं, छोटे मोटे कैलकुलेशन है, ये बुद्धि का एक पार्ट है। अब इस चीज को भी चैलेंज किया गया बाद के मनोवैज्ञानिकों ने, जो हम आगे देखेंगे, और उन्होंने थर्स्टन पर सवालों की बौछार कर दी। हालांकि थर्स्टन ने बाद में अपने कई पत्रों के माध्यम से एक रिसर्च काउंसिल के अंदर इस चीज को स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए। अब आइए हम देखते हैं इनकी अगला जो इनका पार्ट है वो था विवेचनात्मक तर्क क्षमता, और उसके बाद अंतिम पार्ट इन्होंने दे दिया स्मृति। थर्स्टन यहां भी कंफ्यूज्ड ही है। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या का ढंग से विवेचन कर सकता है, तथ्यों के आधार पर चीज को समझ सकता है, और दिए गए तथ्यों को समझने के पश्चात यदि वो उसके ऊपर तर्क कर सकता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति में बुद्धि है। यानी ये तार्किक क्षमता जो है उसे बुद्धि का एक पार्ट मान बैठे। और अंत में कहते हैं कि स्मृति भी बुद्धि का एक पार्ट है। व्यक्ति चीजों को याद रखे और जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल भी कर सके, ये भी बुद्धि का पार्ट है। अब इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर आप तीन बातें सोचिए। पहली चीज ये सोचिए, क्या वास्तव में यह संभव है कि मानव की बुद्धि एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हो, जैसा कि स्पीयरमैन ने बताया कि जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर? क्या यह संभव है? ये सोचना आपका काम है। आप जितना ज्यादा इस चीज पर सोचेंगे, आपका जो मत बनता है वही आपके काम आने वाला है, क्योंकि ये अवधारणा है और अवधारणात्मक प्रश्न में आपकी समझ मायने रखती है। दूसरा सवाल यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बुद्धि में एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं और होते हैं, तो फिर आपको यह देखना है कि इन बुद्धि के अंदर कितने तत्व हैं। स्पीयरमैन जो बता रहे हैं कि दो ही तत्व है, सामान्य और विशेष, वो ज्यादा प्रासंगिक है, या फिर जैसा कि थर्स्टन ने बताया कि नहीं, इसमें 7 तत्व हैं, जिसमें इन्होंने स्मृति को भी शामिल कर दिया है। ये सोचना आपका काम है। इन दोनों सिद्धांतों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान ये दिया है कि दूसरे मनोवैज्ञानिकों को एक तरह से संदेश दिया कि वे भी आगे आए, रिसर्च करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर ये बुद्धि जो अपने आप में एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त धारणा का मतलब ये होता है कि जिसे आप देख नहीं सकते। तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो एक अमूर्त धारणा है, इसके ऊपर रिसर्च किया जाए और सत्य पता लगाया जाए। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे, उस समय तक न तो रोबोटिक्स का कहीं अता पता था और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉमन टर्मिनोलॉजी थी। लोग इन चीजों को नहीं समझते थे। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि रोबोट्स आएंगे और फिर इस तरह से रोबोट्स दुनिया को संचालित करेंगे, एयरपोर्ट पर खड़े रहेंगे, आपका स्वागत करेंगे। ये नहीं सोचा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत दूर की चीज है। लेकिन इन दोनों की रिसर्च ने एक चीज तो सिद्ध कर दी कि उस समय भी मनुष्य ये सोचने का प्रयास करता था कि मनुष्य सोचता कैसे है। जय